दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बाखूबी जानते हैं उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है और अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहें या ना रहें। आज रिपब्लिकन्स हैं, कल डेमोक्रेट्स आ जाएं। आज ट्रंप हैं, कल कोई दूसरा शख्स इस गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान इस युद्ध से हुआ है वो आने वाले वक्त में अमेरिका को उससे भुगतना ही पड़ेगा। और जो मोटी लकीर इस युद्ध ने अमेरिका के लिए खींच दी है उसकी भरपाई अब शायद नामुमकिन सी हो चली है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई बाखूबी जान चुके हैं कि अब उनके पास एक ऐसा हथियार है जो परमाणु हथियार पर भी भारी पड़ जाता है। और पहली बार यह एहसास ईरान को हो चला है, जो एहसास सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई के वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उनके बेटे मुश्तबा खामनई के वक्त ईरान इस हकीकत को जान चुका है कि दुनिया परमाणु हथियारों के आश्रय नहीं चलेगी। दुनिया को अगर चलना और रोकना है तो उस इकोनॉमी को समझना होगा जिस इकोनॉमी के आश्रय पूरी दुनिया चलती है। यानी दो देशों के युद्ध में मिसाइल मायने रख सकती है। जीत हार तय अगर होने लगे तब तो यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध भी जीत हार के आश्रय तय हो ही जाता। लेकिन इन सब के बावजूद 4 बरस के बाद भी वही डिप्लोमेसी है, वही नाटो है, वही अलग थलग अमेरिका है, वही यूक्रेन है, और इन सब में अब मिडिल ईस्ट भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, और दूसरी तरफ रशिया के साथ खड़े देशों की कतारें भी हैं। यह मैसेज दरअसल इस युद्ध के जरिए इस तरीके से निकला है जिसने अमेरिका के सामने एक नया संकट यह पैदा कर दिया कि अब वह इकोनॉमी का कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा और दुनिया को अर्थव्यवस्था को लेकर एनर्जी क्षेत्र से हटकर कौन सा पाठ पढ़ाएगा। क्योंकि अभी तक उसने अपनी इकोनॉमी को भी एनर्जी से हटकर विकसित किया नहीं है। और दुनिया के सामने ये अगर बड़ा संकट है तो रास्ता दुनिया का हर देश अगर अपने अपने तौर पर देखने लगा है तो फिर अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहे उसके सामने यह मुश्किल तो होगी। इसीलिए ध्यान दीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक सीज फायर कहें, नो अटैक कहें, या फिर अब हमले कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, इन बातों का जिक्र किए तो उन्होंने अभी तक 5 बार अपने पैतरे को क्यों बदला और 5 बार ईरान ने यह क्यों कहा कुछ भी हो जाए होर्मुज़ रोड खाली नहीं होगा। और इस मैसेज को जब आखिर में अल्टीमेटम देने की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति आ गए तो ईरान को यह कहना पड़ा सिर्फ होर्मुज़ रोड ही नहीं बल्कि रेड सी पर जो इस वक्त यमन लड़ाकों के दायरे के भीतर आता है, वहां का बाब अल मंदेब जो और छोटा गलियारा है जहां से आवाजाही होती है और एक लिहाज से रेड सी का वो एंट्री पॉइंट है, अगर उसकी घेराबंदी भी हो गई तो इसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था ठहर जाएगी, रुक जाएगी। हमें लगता है यहां पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने की दुविधा और उसको चुनौती देती हुई ईरान की परिस्थितियों को अब जरा कहीं ज्यादा बड़े विस्तार से समझने की जरूरत आ चुकी है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले 21 मार्च को 48 घंटे का सीज फायर किया था, 23 मार्च को 5 दिनों का सीज फायर किया था, 26 मार्च को 10 दिनों का सीज फायर किया, 4 अप्रैल को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 5 अप्रैल को नई तारीख 7 तारीख रात के 8 बजे अभी तक तय है। यानी कल रात के 8 बजे तक अमेरिका के वक्त अनुसार, जो बुधवार में सुबह भारत में 5:30 बजेंगे, उस समय तक की यह मियाद अभी तक उस सीज फायर के दायरे में आकर चल रही है। हालांकि इन सब के बीच पश्चिमी मीडिया हो या फिर मध्यस्थों की भूमिका निभाने वाले देश मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ही क्यों ना हो, एक मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं। क्यों नहीं आने वाले वक्त में एक लंबा वक्त निकाला जाए और एक टेम्पोररी युद्ध रोकने की परिस्थिति तय की जाए जिसकी मियाद 45 दिनों की हो और उस युद्ध को रुकने के बाद बातचीत हो। लेकिन ईरान तैयार नहीं है। ईरान तैयार क्यों नहीं है और ईरान अगर तैयार होगा तो किन शर्तों पर तैयार होगा, इन दोनों परिस्थितियों के बीच अमेरिका की धड़कनें बढ़ जाती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति को इसलिए नहीं सूझ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ऊपर होने वाले हमले को तो रोक सकते हैं, लेकिन खाड़ी देश जो ईरान के पड़ोस में है, अगर उस दिशा में मिसाइलें तन चुकी है और इंतजार हो रहा है कि अमेरिका की कोई भी मिसाइल अगर ईरान के सिविलियन पर सीधे हमला कर दे तो उसके बाद पूरे खाड़ी देश में हाहाकार मच जाएगा। और खाड़ी देश का मतलब यह है कि आज भी जहां पर हमले हुए वो सऊदी अरब है, वो कतर है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात है या कहें दुबई है, तमाम जगहों पर मिसाइल से निकलने वाले डेब्रिस और उसके जरिए चलती हुई जिंदगी के रुकने की परिस्थितियां सब कुछ खाड़ी देशों में नजर आने लगा। हमें लगता है आज असल बात की शुरुआत तो इसी बात से होनी चाहिए कि आखिर एक तरफ होर्मुज़ रूट है, दूसरी तरफ रेड सी का बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। दोनों के बीच की दूरी तकरीबन
2 से 2,500 किलोमीटर तक के बीच की आती है। लेकिन यमन और यमन में हुती लड़ाके इस दौर में जिस तैयारी के साथ है, जब अमेरिका लगातार अल्टीमेटम दे रहा है, तो यानी 3 फ्रंट ईरान खोलने को तैयार है। वह हुती लड़ाकों का है, वह हिजबुल्लाह का है, वह हमास का है। और दूसरी तरफ अमेरिका जिस अल्टीमेटम को आगे बढ़ाना चाह रहा है, वह पूरे तरीके से ईरान को अगर तहस नहस करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो फिर जो मिसाइल चाहिए, उन मिसाइलों के लिए जो संसाधन चाहिए और उन तमाम चीजों के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए, वो सब कुछ देने के लिए चीन तैयार ही नहीं बल्कि दे रहा है। और पीछे से जानकारी सैटेलाइट के जरिए जो जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा है, वो रशिया के जरिए हो रहा है। यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें अमेरिका पहली बार प्लेयर है, लेकिन चीन और रशिया प्लेयर नहीं है। वो छाया युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच इजराइल अमेरिका के लिए मुश्किल यह है कि वो ईरान के सामने वो कौन सी दीवार खड़ी कर दें जिसके आश्रय होर्मुज़ रूट वो खोल दे। हमें लगता है आज इस बात को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि ईरान ने धमकी दी कि दरअसल बातचीत किसी भी स्तर पर हो, लेकिन अब होर्मुज़ रूट हमारे पास रहेगा, हम ही उसको चलाएंगे, हम ही उसके हिसाब से तय करेंगे किसका जहाज कैसे निकलेगा, इस गारंटी के साथ कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए देश जो हैं उनका जहाज भी ना निकले। यानी खतरा एक झटके में मिडिल ईस्ट के देशों पर मंडराने लगा। तो जरा इस मानचित्र के जरिए एक क्षण के लिए समझ लीजिए कि दरअसल जो ब्लॉक करने वाली स्थिति एंट्री पॉइंट रेड सी की है और जो बीच में होर्मुज़ स्ट्रेट है उसको जो ब्लॉक किया गया जा चुका है, इन दोनों की परिस्थिति में अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति चाहकर भी हमला क्यों नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था। आज की तारीख में भी इस बात का जिक्र होता है कि उसके बाद किसी देश ने हिम्मत नहीं की कि वह परमाणु बम किसी दूसरे देश पर गिरा दे। और उसके साथ यह भी तय हो गया कि जिन जिन देशों के पास परमाणु बम है, उन देशों से युद्ध कौन लड़े और इन देशों के साथ डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में समझौता अगर नहीं होगा तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अब नई परिस्थिति पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि परमाणु बम जहां पर भी गिरेगा वो पूरी दुनिया के उस इंटरनेशनल लॉ को खत्म कर देगा जो इस वक्त खत्म हो चुकी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो वार क्रिमिनल्स की परिभाषा है, कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस परिभाषा को भी तोड़ दिया जब उसने ईरान को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और पाषाण काल से लेकर नरक तक पहुंचाने का जिक्र कर दिया। और उससे पहले भी ध्यान दीजिए तो रशिया ने जो हमला यूक्रेन पर किया और अब अमेरिका ने जो ईरान पर किया, ये दोनों परिस्थिति यूनाइटेड नेशन के दायरे से क्यों बाहर हो गई, अब यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और शायद इसी दायरे में समझना यह भी होगा कि जो पूरी टैरिफ डील या ट्रेड वार जो चला, उसको लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दोषी क्यों करार दे दिया या फिर उनके लिए गए फैसलों को गैर कानूनी क्यों करार दिया। यानी दुनिया नियम कायदों से चलनी चाहिए। अमेरिका के भीतर भी पॉलिटिक्स इस बात की इजाजत देती नहीं है कि कोई नियम कायदों को ताक पर रख दे और उसके बाद वो फैसले अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लेने लगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय फैसले अमेरिका लेता जरूर है, लेकिन अपने ही देश के भीतर अगर सवाल उठ जाए तो मैसेज बहुत साफ था कि जिस ट्रेड डील और टैरिफ के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया को अपनी डोर में बांधना चाह रहे थे, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां के रोक लगा दी या कहा यह गैरकानूनी है। अब इस दायरे में इस युद्ध को जब आप लेकर आएंगे तो फिर सवाल होगा, इस युद्ध को गैर कानूनी या इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ कौन कहे। बात ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई जहां पर नया सवाल अमेरिका के सामने है कि पहली बार दुनिया के सामने यह सवाल है, एक युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन ठप करने की परिस्थितियां पैदा कर दी है। सिर्फ होर्मुज़ रूट नहीं, और अगर यह रेड सी की दिशा में भी बढ़ गया, जिसका जिक्र बार बार ईरान ने कल यह कहकर किया, अगर एक भी हमला हुआ तो उसके बाद हम रेड सी का जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है उसको भी रोक देंगे, जो प्रयास इससे पहले एक बार हुती के लड़ाके कर चुके हैं। यानी एक क्षण के लिए सोचिए, दुनिया में एनर्जी की आवाजाही इन दो पॉइंट्स के जरिए लगभग 35 से 37%, 35 टू 37% होती है, और दुनिया के व्यापार का हिस्सा लगभग 47% है जो इस हिस्से से निकलता है। अगर आप साउथ एशिया का जिक्र करें
तो यह हिस्सा सबसे बड़ा हो जाएगा, तकरीबन 89%। अगर आप पूरे एशियाई कंट्री का जिक्र करें तो यह हिस्सा लगभग 80% पे पहुंच जाएगा। अगर आप सिर्फ यूरोप का जिक्र कर रहे हैं तो यह परसेंटेज लगभग 42% आ जाएगा। पूरी दुनिया का जिक्र कर रहे हैं तो फिर यह लगभग 37% पे आकर टिक जाएगा। यानी एक झटके में जो दुनिया के भीतर जो भी व्यापार रूट है, उसकी जो सप्लाई चेन है, अगर वो होर्मुज के बाद दूसरे समुद्री रास्ते को भी रोक देती है तो यह मैसेज बड़ा हो जाता है कि अब युद्ध सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड पर जो असर पड़ेगा उसके जरिए ही तय होगा। कितनी मिसाइलें ईरान के पास है या नहीं है, कितनी मिसाइलों के जरिए वह खाड़ी देशों पर निशाना साध सकता है या नहीं साध सकता है, कितने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए वो इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, यह मायने बिल्कुल नहीं रखता है। अगर सिर्फ और सिर्फ होर्मुज रूट और जो रेड सी का एंट्री पॉइंट है और जो खर्ग आइलैंड है, इसको अपने कब्जे में रखने के लिए ईरान को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और सीधे तौर पर यह भी समझें कि यह उनके समुद्री दायरे के भीतर में, यानी समुद्र को लेकर भी देश की जो संप्रभुता होती है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उसके दायरे में आता है। तो मैसेज पहली बार युद्ध के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड का आ गया, ग्लोबल एनर्जी और उसके बाद ग्लोबल एग्रीकल्चर का आ गया, क्योंकि लगभग 50 से 70% का असर देश के अलग अलग देशों के फर्टिलाइजर पर पड़ने लगा है। फर्टिलाइजर का मतलब बहुत साफ है कि जो उपज होती है दुनिया के सामने, जो अनाज होता है, उस पर यह असर पड़ेगा। अमेरिका नीतियों को बनाता है, अमेरिका दुनिया के लिए मापदंड तय करता है। और पहली बार ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम अमेरिका की उसी साख को ना सिर्फ डाइल्यूट कर चुका है, कमजोर कर चुका है, बल्कि अमेरिका आने वाले वक्त में किस इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड एनर्जी, वर्ल्ड एग्रीकल्चर और इन सब चीजों को लेकर वर्ल्ड ट्रेड में अपनी पॉलिसी को चला पाई, एक इम्पॉसिबल सा सवाल है। इसीलिए यह नुकसान जो है इसकी भरपाई ट्रंप के रहते हुए तो नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जो भी आएगा वह भी कैसे कर पाएगा, शायद यह बड़ा सवाल अब इसलिए है क्योंकि ईरान के लिए अब सबसे जरूरी होर्मुज रूट को अपने पास रखना है, मिडिल ईस्ट के देशों को लगातार निशाने पर रखना है और इजराइल को किसी भी हालत में ताकत बनने से रोक देना है। और एक झटके में पूरे एशियाई देशों की पावर या कहें जियो पॉलिटिकल पावर सिचुएशन बदल जाएगी, जो बदलनी शुरू हो चुकी है। इसीलिए पहली बार, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, अगर आप ध्यान दीजिए तो सब डील जो कर रहे हैं उसमें अमेरिका कहीं नहीं है। कोई डील किसी प्राइवेट कंपनी से कर रहा है, वो प्राइवेट कंपनी ईरान से कर रही है, कोई डायरेक्ट ईरान से कर रहा है, ईरान उसके जरिए अपनी इंटरनल डिप्लोमेसी के आसरे अब खुले तौर पर यह बतलाने भी लगा है कि देशों के साथ, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अब उसके बायलैटरल रिलेशन होंगे। यानी एक झटके में जो नीतियां कल तक सऊदी अरब तेल को लेकर तय कर रहा था, जो नीतियां इकोनॉमिक आधार पर दुबई को बेस बनाकर यूएई तय कर रहा था, जो अपने स्ट्रक्चर के साथ बहरीन, कतर, कुवैत खड़े थे कि हमारे पास एनर्जी है, वो सब एक झटके में उस रूट की दिशा में चले गए जिस रूट पर ईरान ने कब्जा कर लिया, या इस युद्ध ने बतला दिया कि दरअसल ऐसे रूट्स के क्या महत्व होते हैं। तो फिर दो बातें अब साफ हो गई। पहली बात, अमेरिका अटैक कैसे कर सकता है, और दूसरी बात, ईरान अपने इस स्ट्रेटेजिक रूट को कैसे छोड़ सकता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों के दायरे को बढ़ाया नहीं है, संकेत दिए हैं। उसके मिसाइलों के दायरे में अभी भी मिडिल ईस्ट के देश ही हैं, और मिडिल ईस्ट के देश की अर्थव्यवस्था या उनकी पूंजी अमेरिका के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, दुनिया में धाक चबवाती है और एनर्जी पर कंट्रोल करते हुए डॉलर को आगे बढ़ाती है। लेकिन एक झटके में ईरान इस हकीकत को भी समझ गया कि अगर मिडिल ईस्ट के जरिए, डॉलर के जरिए और वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करने के जरिए ईरान की जीत तय हो जाती है, या फिर ईरान कभी नहीं हारेगा, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो ताकतों का मिलन होगा उसमें ईरान को पूछे बगैर कोई देश किसी बड़े निर्णय तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर एक झटके में युद्ध जो 28 फरवरी को शुरू हुआ, या जो युद्ध पिछले साल जून के महीने में इजराइल और ईरान के बीच हुआ, उसकी पूरी परिभाषा आज की तारीख में बदल चुकी है। अमेरिका का एक के बाद एक हर स्टेज पर
सीजफायर को लेकर आगे बढ़ते चले जाना। ईरान का खुले तौर पर यह धमकी देना कि 3 बातें याद रखिए, होर्मुज़ रूट नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, जो भरपाई है वो आप लोगों को करनी होगी। तीसरी बात, खुली गारंटी लेनी होगी भविष्य में कोई हमला फिर से ना हो और इस पे अंतर्राष्ट्रीय मुहर लगनी चाहिए। अब इन 3 बातों के आश्रय क्या अमेरिका और इजराइल झुक सकते हैं या चीजों को लंबा खींच सकते हैं, या फिर अमेरिका उस रास्ते पर निकल पड़ा है जहां पर वो मैसेज लगातार देते रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन मैदान में क्या हो रहा है, जमीन पर स्थिति क्या है? होर्मुज़ रूट का किस्सा तो आप जानते हैं, लेकिन कल बहुत बड़ी हरकत नजर आने लगी जब रेड सी की दिशा में बढ़ते हुए वो हुती लड़ाके हों या फिर सऊदी के जरिए अलग अलग तरीके से सेना की मौजूदगी कराने का जिक्र होने लग गया। और यह कहा जाने लगा कि अगर रेड सी में वह एंट्री पॉइंट भी बंद हो गया जो बाब अल मंदेब के जरिए जाना जाता है, तो यह मैसेज पूरी दुनिया के लिए बहुत साफ होगा कि दुनिया इस युद्ध पर टिक चुकी है या इस युद्ध की नब्ज ईरान के पास है और ईरान नए तरीके से पूरी दुनिया को परिभाषित करने के लिए तैयार खड़ा है। एक क्षण के लिए जमीन पर जो हरकत, सेना की मौजूदगी रेड सी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यह ईरान या इजराइल की सड़कें नहीं हैं, यह दरअसल यमन और सऊदी अरब की सड़कें हैं, जहां पर की हरकत बहुत साफ बतला रही है कि अमेरिकी अल्टीमेटम को लेकर अगर आने वाले वक्त में कोई अफरा तफरी मचेगी तो वह रेड सी को लेकर मचेगी, क्योंकि होर्मुज़ रूट पर तो ईरान ने अपना कब्जा कर रखा है। और देखिए, आज ही सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत भी बढ़ा डाली और वह भी एक हिस्टोरिक पॉइंट पे चली गई और दुनिया के बाजार में तेल और महंगा हो गया। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर तेल का संकट यूरोप में है तो पहले नंबर पर फ्रांस है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, फिर जर्मनी है, फिर स्विट्जरलैंड है, और चारों देश अपने अपने तौर पर ईरान से अपने जहाजों को लेकर बातचीत कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ जापान की परिस्थिति नाजुक है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और ज्यादा नाजुक है। दोनों अपने अपने तौर पर ईरान से बातचीत कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। नया सवाल यह हो चला है कि दरअसल अमेरिका अगर अब मिसाइल दागता है अल्टीमेटम खत्म होने की मियाद के बाद, तो क्या वाकई पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर, वो चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, बहरीन हो, इन तमाम जगहों पर जो अमेरिकी फौजों की मौजूदगी रही, उनके जो अड्डे रहे, अब वो कोई मायने नहीं रखेंगे? और अगर वाकई हमले नागरिक रिहाइश पर होने लग गए, तब क्या होगा? यह धमकी हो या फिर युद्ध की वह परिस्थिति हो जिसके जरिए इस दौर में दुनिया के सामने जो बड़ा संकट इस युद्ध को लेकर है, वो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड का है। और अमेरिका इन तीनों को निर्धारित करते आया और पहली बार वह खुद एक प्लेयर के तौर पर इस युद्ध में शामिल है, तो निर्णय उसे ही लेना है। और वो निर्णय अगर लेगा तो अमेरिका के भीतर रिपब्लिकन्स या ट्रंप की यह सबसे बड़ी हार होगी। एक तरफ अमेरिका के लिए हार है और दूसरी तरफ ना भरा जाने वाला नुकसान है। ट्रंप की पूरी पॉलिसी डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में आज की तारीख में यहीं आकर खड़ी हो चुकी है। और दूसरी तरफ ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को गंवाने के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनई के जरिए जो आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह ईरान के भीतर की ताकत नहीं, बल्कि ईरान के समुद्री दायरे में उसकी अपनी ताकत पूरी दुनिया को खुद ब खुद कैसे प्रभावित करने लगी। और परमाणु हथियार से ज्यादा ताकतवर बड़ा हथियार अमेरिका ने ईरान को थमा दिया। अब दुनिया इस बात को लेकर अफसोस कर रही है। इसीलिए बार बार अमेरिका कहता है होर्मुज़ रूट खाली कर दो, युद्ध खत्म। ईरान कहता है युद्ध चाहे खत्म, होर्मुज़ रूट हमारे पास ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।